से समझ जाओ, याद रखना जितने भी तुम्हारे जैसे भी टाइगर या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो जो भी डेटा है तुम्हारा सब कुछ कहाँ जाता है, सब डेटाबेस में जाता है। ठीक है, वैसे भी ये मान के चलना तुम्हारे एप्लीकेशन की, कोई भी एप्लीकेशन जो तुम यूज करते हो तो कौन होता है, एक क्लाइंट होता है और दूसरा क्या होता है, सर्वर। और सर्वर में भी एक तरह से देखा जाए तो तीन चीजें लगी रहती हैं, तीन लेयर्स होती हैं। एक होती है कौन सी, एपीआई लेयर, और एक होता है सपोज करो तुम्हारा वो जो भी है, मान लो बैकएंड या कोड लेयर जो भी डेवलपर लिखता है। ठीक है, वैसे सब ये सर्वर के साइड को ही बैकएंड बोलते हैं। देखो क्लाइंट के लिए एक और नाम चलता है क्या, फ्रंट एंड, और सर्वर के लिए एक नाम चलता है क्या, बैक एंड। ठीक है, एपीआई होता है और इसके बाद साथ में क्या होती है, मान के चलो प्रोग्रामिंग होती है, और पीछे फिर होता है क्या, डेटाबेस। तुम जो भी करते हो, जैसे फेसबुक इस्तेमाल करते हो, है ना, जो जो करते हो हर चीज जैसे तुम अगर अभी फेसबुक खोलो तो 3 साल पहले भी क्या पोस्ट की थी क्या नहीं की थी सब दिखती है ना, तुम्हारे कौन फ्रेंड थे, हैं नहीं है, सब दिखता है कि नहीं। ये कहाँ से दिखता है, सब जो कुछ करते हो सब कुछ जाके कहाँ से होता है, डेटाबेस में, और फिर वही डेटाबेस से ही उठ के आता है। जैसे तुम अगर अपने फेसबुक पे लॉगिन करो और फ्रेंड्स पे क्लिक करो तो सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं तुम्हारे ना, वो सारे फ्रेंड्स कहाँ रहे हैं, सब डेटाबेस से ही उठ के आते हैं। ठीक है, और एक एप्लीकेशन में ढेर सारी क्या होती है, टेबल्स होती है, उन्हीं टेबल्स के अंदर सारा डेटा आपका रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, और जो डेवलपर प्रोग्रामिंग करता है, प्रोग्रामिंग में क्या करता है, जैसे तुम करते हो ना क्रिएट अकाउंट, तो प्रोग्रामिंग में वो यही कोड लिखा होता है, उसका कोड एक क्वेरी चलाता है। शायद रिंकू सर आपको बताएंगे, क्वेरी इंसर्ट क्वेरी, एक इंसर्ट क्वेरी चलाता है जो कि क्या करता है, तुम्हारे सारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन को लेके डेटाबेस में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। बाद में जब तुम उसी अकाउंट नंबर पे क्लिक करते हो तो सब दिखने लगता है ना। वो क्या करता है, फिर वहां डेवलपर का कोड ही काम आता है। डेवलपर का कोड क्या करता है, एक सेलेक्ट क्वेरी चला के डेटाबेस से सारा डेटा उठा के तुमको HTML में बना के तुमको सामने दिखा देता है। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कहाँ है, डेटा में ही है भाई। एक एप्लीकेशन क्या करता है, डेटा का ही तो करता है भाई। किसके लिए, डेटाबेस के लिए। हाँ, डेटाबेस के लिए भी टेस्ट केस होंगे, लेकिन कैसे होंगे, जैसे अगर कभी कहीं ऐसा हुआ किसी एप्लीकेशन में कि तुमको डेटाबेस वैलिडेशन करना हुआ, तो क्या टेस्टिंग करोगे, तुम्हारी टेस्टिंग यही होगी कि गए तुम अकाउंट बनाए, तो सारा अकाउंट बनने के बाद कहाँ गया होगा, डेटाबेस में गया होगा। बस तुम क्या करोगे, सिंपली डेटाबेस ओपन करोगे। डेटाबेस से जब भी हम यूज करते हैं तो याद रखना डेटाबेस भी कहीं सर्वर पे होता है, तो इसीलिए बोलते हैं उसको क्या, डेटाबेस, या हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, डीबी। यूआरएल तुमको चाहिए होता है एक चीज, दूसरी चीज चाहिए होता है क्या, यूजर नेम, और चाहिए होता है क्या, पासवर्ड। इन तीन चीज के सहारे तुम डेटाबेस से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। और जब तीन चीजों के सहारे डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हो, इसके बाद इसके डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हो, इसके बाद फिर तुम क्वेरी चलाते हो कि भाई जैसे अकाउंट बनाया, जो अकाउंट नेम डाला था, फिर वहां पे क्वेरी में डालते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है, वेयर अकाउंट नेम बराबर दिस। तो जो डेटा आता है और जो डेटा तुमने भेजा होता है, अगर वो मैच कर रहा है तो मतलब क्या है, सही से काम कर रहा है। अगर मिसमैच कर रहा है तो मतलब सही से काम नहीं कर रहा है। तो बस तुम्हें कई बार ऐसा भी होता है कि काम यूआई पे करते हो और फिर डेटाबेस में जाके क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो चीज वहां आ रही है, हुई या नहीं हुई। ठीक है, कई बार एप्लीकेशन में कुछ डेटा आ रहा होता है, तुमको वेरीफाई करना होता है कि ये डेटाबेस में कहाँ पे, ये डेटाबेस में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं डेटाबेस में कुछ और है और यहाँ कुछ और दिख रहा है। तो टेस्ट केस इसमें मेन सारा खेल है, याद रखना। इसीलिए ढंग से जब रिंकू सर पढ़ा रहे पढ़ना, यहाँ सारा खेल है किसका, क्वेरी का। ठीक है, तुम्हें डेटाबेस से क्वेरी चला के डेटा क्या करना है, निकालना है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम सीधे डेटाबेस में जाते हो
और क्वेरी चला के डेटा सीधे क्या कर देते हो, इंसर्ट कर देते हो। इसके बाद एप्लीकेशन खोलते हो और देखते हो वहां पे वो एक अकाउंट बन चुका होता है। अकाउंट की लिस्ट में एक अकाउंट क्या होता है, पर क्योंकि जो भी आता है कहाँ से आता है, डेटाबेस से ही आता है। यूआई पे काम करोगे वो भी जाके वो डेटाबेस पे उसका असर दिखेगा, डेटाबेस पे काम करोगे उसका काम असर कहाँ दिखेगा, यूआई पे दिखेगा। क्योंकि जो भी यूआई में डेटा आ रहा है वो सब कुछ कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से ही आ रहा है। ठीक है, और जो यूआई से डेटा जा रहा है वो सब कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में ही जा रहा है। तो ये देखो दो तीन टाइप की क्वेरी होंगी, एक होगी इंसर्ट की, एक होगी सेलेक्ट क्वेरी, और एक होगी अपडेट, और एक होगी डिलीट। चार टाइप की मेनली क्वेरी होती है। क्या करें, वेयर तो क्लॉज है, वेयर तो क्या है, वेयर क्लॉज बोलते हैं उसको। वेयर है कि डेटा किस कंडीशन पे उठाओ। जैसे अगर हमें अपना डेटा उठाना है, मान लो फेसबुक के डेटाबेस में मेरा डेटा रखा है, हमें निकालना होगा, तो शायद ऐसा कुछ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लो टेबल का नाम है यूजर टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर, वहां कंडीशन बताते हो, वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो मेरा फेसबुक का यूजर नेम है। तो वेयर क्या है, कंडीशन बताता है। अदरवाइज अगर सिर्फ इतना लिख दोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल, तो जितने यूजर हैं सबका आ जाएगा, जबकि सबसे तुम्हें लेना देना नहीं है। अब फेसबुक जैसी चीजों की बात करोगे तो वहां करोड़ों यूजर होंगे तो करोड़ों का आ जाएगा, तुम लेके करोगे क्या उसको। इसलिए वेयर होता है कंडीशन लगाने की। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये चार टाइप की क्वेरीज होंगी और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होगी ये सिलेक्ट वाली, ध्यान रखना। और सिलेक्ट वाले में सर तो बताएंगे इन चीजें, ध्यान रखना। सर जब बताएंगे उसमें इस चीज पे जरूर फोकस करना। एक लाइक होगा, एक हैविंग होगा, एक ऑर्डर बाई होगा, तीन हो गए, लाइक है, हैविंग है, ऑर्डर बाई है, एक और भी, हाँ एक ग्रुप बाई। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें भी लाइक तुम्हें आसान लगेगा, ये तीनों, और ऑर्डर बाई भी तुम्हें थोड़ा आसान लगेगा। ये सबसे ज्यादा थोड़ा ट्रिकी होंगे कौन से, हैविंग और ग्रुप बाई, ये ध्यान देना। ठीक है, ये चार क्वेरी, और इसके बाद तुम्हें पढ़ाए जाएंगे कुछ क्या, ज्वाइंस। ठीक है, और ये ज्वाइंस भी होंगे दो तीन टाइप के होंगे, जैसे एक होगा इनर ज्वाइन और एक होगा आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में भी होंगे कुछ पार्ट, जैसे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ये ज्वाइंस अच्छे से देखना है तुम लोगों को, और ये चार यही अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इसके बाद सर ने तुमको डीबीएमएस और आरडीबीएमएस बता दिया होगा। अरे उन्होंने कहा बताया है भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। अच्छा अच्छा, हाँ चलो ठीक है। और क्वेश्चन और बता देते हैं तुमको, इंटरव्यू में अक्सर पूछेंगे डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। जो आजकल हम सारे डेटाबेस यूज करते हैं ये सब क्या है, आरडीबीएमएस है। ठीक है, और एक इसमें देख लो, लिख दे रहे हैं, ये चीजें दिमाग में रखना, जब सर से पढ़ना तो कुछ ये चीजें सुनते। और इसके बाद कुछ कमांड्स बताए, और ये चीज पूछा जाएगा तुमसे, डीडीएल, डीएमएल। ठीक है, कमांड्स होती हैं, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं, डीडीएल, डीएमएल, ये दो तो अक्सर पूछेंगे। एक है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, एक है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक है डीसीएल, ऐसे करके तीन चार है। ये चीज जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछेंगे कि डीएमएल और डीडीएल में डिफरेंस पूछेंगे। ठीक है, और ये चीज और ये क्वेरीज। इसके बाद तुमको कुछ वो बताएंगे क्या, फंक्शंस। कुछ क्या बताएंगे तुमको वो, इसी में होते हैं फंक्शंस। और वो फंक्शंस भी जैसे जो इम्पोर्टेंट है, मिन है, मैक्स है, एवरेज भी एक चलता है ना। और इसके बाद काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एक काउंट है। ये सब क्या है उसके फंक्शन। ठीक है,
काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट जैसी सब कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे तुम सोचो हर जगह जैसे तुम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, अक्सर तुम देखते हो कि जो वी टाइगर यूज करते हो तो होम पेज पे जाते हो तो टॉप अकाउंट्स दिखते हैं कि नहीं दिखते? देखो 14 सेक्शन दिखते हैं कि नहीं होम पेज पे? उसमें देखो टॉप अकाउंट्स, टॉप पोटेंशियल्स, तो वो कौन से दिखते हैं? जो शायद जिनसे कंपनी ज्यादा बिजनेस करती है वो सबसे कहाँ दिखते हैं? टॉप पे करते हैं। जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है वो कहाँ से दिखते हैं? टॉप पे दिखते हैं। वो कहाँ से आते होंगे? क्योंकि जब होम पेज लोड होता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, तो वहां डेवलपर का कोड होता है और डेवलपर का कोड यही क्वेरी चलाता है कि सेलेक्ट जो भी है, सेलेक्ट अकाउंट डिटेल या जो भी है फ्रॉम अकाउंट टेबल, है ना, वेयर, ठीक है, और फिर वहां पे इसका यूज करते हैं वो लोग, मिन का, मैक्स का, कि मैक्स से पता चल जाता है कि जिनका मैक्सिमम जिससे रेवेन्यू है तो वही आते हैं ना, तो ये सब यूज होते हैं बहुत ज्यादा। मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, और एक बिटवीन, बिटवीन भी यूज होता है। बिटवीन आई थिंक फंक्शन नहीं है, लेकिन बिटवीन भी है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना, ये तैयार करना है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको लिख देते हैं डेटाबेस चेकलिस्ट करके, ठीक है। ये टॉपिक्स ढंग से होने चाहिए। और ये भी बता दें आपको, डेटाबेस के साथ होगा क्या, आपको बहुत आसान लगेगा, लग ही रहा होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्वेरीज भी बताएंगे, क्वेरीज भी बड़ी आसान प्लेन इंग्लिश में क्वेरी होती है, सेलेक्ट ये करके, तो बड़ी जल्दी समझ में आएंगे, और लेकिन उतनी ही जल्दी भूलोगे, ये भी हम बता दें। आज सीखोगे, 3 दिन बाद पूछेंगे, नहीं लिख पाओगे क्वेरी 4 दिन बाद, क्योंकि जो चीज तुम्हें जितनी जल्दी लगता है कि यार ये तो समझ में आ गई बात, उतनी ही जल्दी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। जावा या ऐसी चीजें याद क्यों रह जाती है? मुश्किल लगती है इसलिए उस पर टाइम ज्यादा देते हो। जब टाइम ज्यादा देते हो तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में रह जाती है, और जो चीज तुम्हें आसान लगती है उनके साथ दिक्कत यही होती है, तब तुम उनको टाइम नहीं देते हो, तुम्हें लगता है यार ये तो आ गया हमें, और फिर लेकिन 4 दिन बाद तुमसे कहा जाएगा क्वेरी लिखने को, तुम नहीं लिख पाओगे। ये कॉमन सच्चाई है, हम खुद नहीं लिख सकते, क्योंकि हम हमेशा प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, क्वेरीज नहीं लिख पाओगे। एसक्यूएल देखो, एसक्यूएल एक कंसेप्ट है डेटाबेस के लिए। मतलब क्या है एसक्यूएल का मतलब? है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज बनाई जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके नहीं कर रहे हो, ये क्या है? एक भाषा ही तो है। कुकुम्बर यूज करते हो, गिवन वेन देन करके जो लिखते हो वो भी एक लैंग्वेज है, उसका नाम घेरकिन है प्लेन इंग्लिश में। ऐसे ही जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, और दुनिया के सारे डेटाबेस इसको यूज करते हैं। अब डेटाबेस बनाने वाले अलग अलग क्या है, कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग डेटाबेस के क्या बना रखे हैं, सॉफ्टवेयर से डेटाबेस के सिस्टम्स बना रखे हैं। जैसे माईस्क्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, ठीक है, सीबेल है, साइबेस है, ऐसे करके ढेर सारे क्या है, कंपनियों ने अपने अलग अलग डेटाबेस से क्या बना रखे हैं, सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। माई एसक्यूएल जो है ओपन सोर्स है, जैसे ओरेकल जो है ओपन सोर्स नहीं है, पेड है। एसक्यूएल सर्वर जो है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, उसका नाम भी इसीलिए एसक्यूएल सर्वर क्या है, एमएस एसक्यूएल है। एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो फ्री में भी तुमको एक डेटाबेस मिलता है, एमएस एक्सेस। जो एमएस ऑफिस में देखो, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वहां एक डेटाबेस भी होता है उसमें, एमएस एक्सेस, जो बहुत बड़े बड़े डेटा को यूज करने के लिए, डेटाबेस को यूज करने के लिए नहीं होता, लेकिन छोटे मोटे डेटा को मैनेज करने के लिए होता है। तो वो सब क्या है, ये सब डेटाबेस सिस्टम्स है। और सब में लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि क्वेरी लिखने का तरीका लगभग सब में क्या होता है, सेम होता है। तुम्हें एक डेटाबेस पे क्वेरी लिखनी आ गई, तुम दूसरे पे भी लिख लोगे। एक में और दूसरे में थोड़े बहुत अंतर होते हैं। और एक चीज, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सर से कहना कि प्रैक्टिस करवा देंगे। वो इंटरव्यू में पूछते हैं, तुमसे पूछेंगे, जैसे एक टेबल दे देंगे डमी सी, और कहेंगे क्वेरी लिखो हाईएस्ट सैलरी वाले, कि हमें हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा चाहिए, उसी क्वेरी से। देखो, हाईएस्ट सैलरी या फिर लोएस्ट सैलरी। एक और चलेगा, याद रखो, एक और चलेगा, तुमसे ये कहेगा टॉप 3 या टॉप 5, मतलब टॉप के 3 बंदों की सैलरी निकालनी है हमें, हजारों लोग हैं उसमें, टॉप के 3 बंदों की। तो ये चीज याद रखना, टॉप 3, टॉप 5, इस तरह से।
और एक ये भी पूछेंगे सवाल, क्वेरी लिखो सेकंड हाईएस्ट वाले की सैलरी निकालने का, थर्ड हाईएस्ट वाले की क्या निकालने का, सैलरी निकालने का। इस टाइप के जो होंगे इनको एकदम याद कर लेना, ठीक है, क्या सिंटैक्स होगा, ठीक है। एवरेज भी पूछ सकते हैं, एवरेज तो सिंपल सा फंक्शन है, वो जितने सबकी होगी, अगर एवरेज सैलरी पूछेंगे तो जितने लोगों की सैलरी होगी सबका एवरेज निकाल के दे देगा कि एवरेज सैलरी क्या है। जैसे किसी की कम है किसी की ज्यादा है तो सबका जोड़ के डिवाइड करके अपने आप एवरेज निकाल के दे देगा। तो इस टाइप के सवाल पूछेंगे, हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा निकालो, लोएस्ट सैलरी वाला निकालो, टॉप 3 सैलरी वाले बंदे निकालो, है ना, सेकंड हाईएस्ट वाला बताओ, और या जैसे ऐसे कहेंगे थर्ड लोएस्ट सैलरी वाला बंदा निकालो। इस टाइप की तुमसे डेटाबेस की क्वेरीज पूछी जाएगी, ठीक है। इसको तैयार करो तो हम इसका तुमको वो भी बता देंगे, जैसे क्वेरीज चला के तुम मैनुअली करते हो ना, ऑटोमेशन से भी क्वेरीज हम फायर कर सकते हैं और डेटा लेके आ सकते हैं, ठीक है, जावा के थ्रू। उसके लिए जावा और जेडीबीसी यूज होगा, ठीक है। चलो ये तो हम बता देंगे, ये जरा डेटाबेस में ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। और अभी सर डेटाबेस क्रिएट करवा रहे होंगे, अच्छा कुछ चीजें और होंगी, जैसे क्या, अभी ये सब बताएंगे सर आपको, प्राइमरी की, है ना, फॉरेन की, ठीक है, और इसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, प्लस इसके बाद हाँ यूनिक की, ठीक है, और फिर ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पूछते हैं वो लोग, कंस्ट्रेंट क्या है, यूनिक की क्या है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है। वैसे रिंकू सर पढ़ाएंगे तो उनसे एक चीज ये भी पूछ लेना, फिर तो उसका आइडिया तुमको दे देंगे इसका। एक चीज और भी होती है क्या, ट्रिगर्स, हाँ ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये चीजें दिमाग में रखो, मान के चलो यही तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर ढंग से देखनी, और उसमें भी काम आएगा ये एपीआई टेस्टिंग में भी। एपीआई भी जो चलती है, बता देख रहे थे ना, अकाउंट बना देती थी, अकाउंट का डेटा लेके आती थी, ये सब कर रही थी ना। तो एपीआई टेस्टिंग में भी डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, कि जब एपीआई चलाते हो तो एपीआई जाके डेटाबेस में सेव कर देता है, फिर जाकर तुम्हें चेक करना होता है कि डेटाबेस में वो सेव हुआ या नहीं हुआ, या जो डेटा एपीआई लेके आ रही है डेटाबेस में जाके चेक करना कि वही डेटा डेटाबेस में मेंशन है, कि ऐसा तो नहीं डेटाबेस में कुछ और है, एपीआई कुछ और लेके आ रही है, डेटा का फॉर्मेट सही है या नहीं है ना। अच्छा इसमें क्या हुआ था तुम्हारा, हमने वैलिडेशन के बारे में बताया था, और एक बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक बताई थी आप लोगों को, क्या कि भाई एसर्ट करके याद रखना, ठीक है, एसर्ट क्लास का यूज करोगे, याद रखना, तुमसे कोई पूछेगा कुकुम्बर यूज कर रहे हो, रनर यूज कर रहे हो, रनर किसका है, तो याद रखना बोलना है क्या, जे यूनिट रनर है तुम्हारा, कौन सा है, जे यूनिट रनर है, ठीक है। और ये जे यूनिट का वैलिडेशन करने का तरीका है, एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल्स एक्सपेक्टेड भेजो और एक्चुअल भेजो, तुमको इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। इस एसर्ट इक्वल्स मेथड के अंदर इन लोगों ने अपना इफ एल्स लगा रखा है, जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या करता है, मैच करता है, फिर वो पास रिपोर्ट करता है या तो फेल। जब यहां से तुम वैलिडेशन करोगे इस मेथड के सहारे, जब इस मेथड के सहारे तुम क्या करोगे, वैलिडेशन करोगे, तब कहीं जाके याद रखना तुम्हारा क्या होगा, तब तुम्हारा जो कुकुम्बर की रिपोर्ट जनरेट करना सीख गए थे ना, कुछ नहीं करना है, प्लगइन यूज करना है। प्लगइन में प्लगइन इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर पहला था क्या, प्रिटी, और दूसरा था डबल कोट्स में एचटीएमएल कोलन, और फिर इसके बाद पाथ, कहाँ तुमको रिपोर्ट अपनी चाहिए, जैसे हमने लिखा था टारगेट स्लैश समथिंग करके, तो टारगेट फोल्डर के अंदर रिपोर्ट बन रही थी ना, तो वो आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना, पास इस तरह से पास फेल करोगे कुकुम्बर को पता नहीं चलेगा, कुकुम्बर कहेगा पास है। जब इस तरह से वैलिडेशन करोगे तभी कुकुम्बर को पता चलेगा कि कोई चीज पास हुई है या असली में या फेल। क्लियर है ये?
हाँ हाँ, हर बार नई फाइल जनरेट हो, बिल्कुल हो सकता है। तब उसमें कंडीशन में ये करना पड़ेगा तुम्हें कि, लेकिन तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हर बार अगर नई जनरेट करनी है तो या तो फिर आउटपुट फोल्डर करके एक ऑप्शन आएगा इसमें, उसमें तुम्हें टाइम स्टैम्प का यूज करना पड़ेगा, तभी तो हर बार नया आएगा। क्योंकि जब चलेगा तब हर बार टाइम क्या होगा, पहले से चेंज होगा। तो जब टाइम का इस्तेमाल होगा तब ऐसा होगा कि टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल होगा फाइल बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, तब ऐसा होगा कि हर बार क्या होगा। नहीं तो क्या होता है, ये नया बनाता है, पुराने वाले को क्या कर देता है, हटा देता है। वैसे जनरली हम लोग रखते क्या है इसमें, लोग इस पे सिस्टम पे चाहते हैं कि ओवरराइट हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, ढेर सारी फाइलें जनरेट होती चली जाएंगी और क्या हो जाएगा, और हमें मतलब नहीं है ना 20 दिन पहले क्या चला था और क्या नहीं चला था। ठीक है, चलो वो भी हम बता देंगे, वैसे इसमें होगा। तो ये अच्छे बताओ, पहले एसर्शन समझ में आ गए थे, इसमें कोई कंफ्यूजन थी, नहीं थी ना। और इसके थ्रू ही वैलिडेशन करोगे तभी सेलेनियम को, तभी कुकुम्बर को पता चलेगा कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है। और याद रखना ये जो लाइन है, ये क्लास जो है ये किसकी है, जे यूनिट की है। जो रनर यूज कर रहे हो किसका यूज कर रहे हो, जे यूनिट का। ठीक है, आगे हम अगर जब टेस्टंजी रनर यूज करेंगे तब हमको वहां पे भी एसर्ट नाम की क्लास है, लेकिन तब हम वो टेस्टंजी वाली एसर्ट क्लास यूज करेंगे। और ये जो क्लास यूज कर रहे हो ये किसकी है, जे यूनिट की। ठीक है, और अच्छे क्या पास फेल का दिखा दिया था हमने ना, और ये हमने बता दिया था कि कोई टेस्ट केस चलता है, अगर कोई स्टेप क्या होता है, फेल होता है, तो उस स्टेप, उस टेस्ट केस को क्या करता है, वहीं बंद कर देता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, अच्छा रनर कहाँ गया तुम्हारा, एक मिनट। अच्छा एक चीज ये भी है, टैग्स तो जानते ही हो आप लोग, ब्लू जानते हो, फीचर्स जानते हो, ड्राई रन जानते हो। ड्राई रन का याद मतलब रखना क्या है, चलाएगा नहीं, बस ये कंफर्म करेगा कि जितने स्टेप्स लिखे हैं फीचर फाइल में सिनेरियो में, हर स्टेप की स्टेप डिफिनीशन मौजूद है या नहीं। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ सबकी स्टेप डिफिनीशन है या नहीं है। एक और भी यूज होता है, अच्छा ये उसमें देख रहे थे नहीं है क्या अब, अच्छा अब नहीं, एक स्ट्रिक्ट करके भी हुआ करता था। अच्छा मोनोक्रोम जो ट्रू है, इस मोनोक्रोम ट्रू करोगे तो जो एक रिपोर्ट आएगी वो थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉपर होगी। हम इसको चला देते हैं, ये चल गया जो भी था। कंसोल पे आ जाओ जरा, विंडोज शो व्यू, ये है कंसोल तुम्हारा। ठीक है, ये सिनेरियो के बारे में बता रहा है, टाइटल ऑफ सिनेरियो 1, और ये तुम्हारा कहाँ गया, रिपोर्ट तुम्हारी कहाँ बन रही है, फोल्डर के अंदर। यही रिपोर्ट है ना, और टारगेट में ये अच्छे देख रहे हो, इस तरह से आएगा, ये देख रहे हो, इस तरह से ये तुमको डिटेल मिलती है ना। पास की डिटेल नहीं आती, डिटेल किसकी आती है, फेल की आती है। ठीक है, चलो अच्छा पहले एक चीज और बता दे तुम लोगों को, ये पहले से ही पेंडिंग है, और कहाँ बता देते हैं इसको, आ जाओ अपने, यार मोनोक्रोम ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे ना, अगर जब ट्रू करते हो तो जो रिपोर्ट आती है वो उतनी वो अच्छी होती है। और मोनोक्रोम अगर क्या करोगे, फॉल्स करोगे,
तो डिटेल उसमें कुछ ज्यादा आ जाती है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ इसमें ट्रू है ना, ये देख रहे हो स्टेप्स की डिटेल आ रही है ना इस तरह से, कौन सा स्टेप चल रहा है और कौन सा स्टेप नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, रुक जाओ जरा, मोनोक्रोम को क्या कर दो, फॉल्स करो। ये देखो, अच्छा मोनोक्रोम ट्रू है और मोनोक्रोम फॉल्स है। देखो अच्छा सॉरी, इसमें देख रहे हो कलर चेंज हो गया है कि नहीं, ठीक है। मोनोक्रोम का जो मतलब है वो है इससे है, आई थिंक और तो कोई अंतर नहीं आया है, नहीं ना। देखो मोनोक्रोम ट्रू करने का मतलब है कि सिंगल कलर में आएगा। मोनोक्रोम ट्रू करोगे तो किसमें आएगा, सिंगल कलर में आएगा। और जब मोनोक्रोम क्या करोगे, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर से, क्रोम का मतलब क्या होता है, अरे फूलों में कलर कहाँ से आता है, क्रोमोप्लास्ट नाम का उसमें एक चीज होती है, उसी वजह से क्या आता है, फूलों में कलर आता है ना। जो फूल में कलर होता है, क्योंकि पौधों में क्या होता है, वो एक चीज होती है क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोम वर्ड जो है वो कलर से है। मोनोक्रोम का मतलब सिंगल है, मोनो और मल्टी नहीं होते। देख रहे थे जब मोनोक्रोम ट्रू था तो ये कलर किस में आ रहा था, सिंगल कलर में आ रहा था। इसके बाद किस में आ रहा है, ये कलरफुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इवन ये तो मान लो ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। ये उससे रिलेटेड है कि कंसोल पे जो आएगा वो कलरफुल आएगा या नहीं आएगा। ना ना, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहते हैं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, नहीं दोगे तो फॉल्स रहेंगे, अगर तुम चाहो तो ट्रू कर सकते हो। अच्छा हम एक चीज ये चाह रहे थे आप लोगों को, इसमें एक मेथड और जोड़ो, इसमें एक मेथड और हम जोड़ रहे हैं, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख रहे हैं टेक स्नैपशॉट। इसका मतलब है एलिमेंट का क्या लेना, सॉरी इसका पेज का क्या लेना, स्नैपशॉट लेना। कैसे लोगे ये देखो। तो सबसे पहली बात देखो, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है किसका, ड्राइवर का है कि नहीं है। तो जिस सबसे बड़ी बात याद रखना, जिसका तुम्हें यूज करना है उसका नाम है टेक्स स्क्रीन। ये याद रखना क्या है, एक इंटरफेस, क्या है, इंटरफेस है। और दूसरी बात याद रखना, ये चाइल्ड है किसका, क्रोम ड्राइवर। या जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वेब ड्राइवर जो यूज करते हो, सारी वेब ड्राइवर जो यूज करते हो, क्रोम ड्राइवर नहीं, वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट इंटरफेस है, और टेक्स्ट स्क्रीनशॉट क्या है, चाइल्ड। तो इंटरफेस का न्यू करके तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो तुम्हें करना क्या होता है ये याद रखो, सबसे पहले टेक्स्ट स्क्रीनशॉट TSS = टू, हम यहाँ रख रहे हैं क्या नाम है उसका, ड्राइवर ही है। देखो एरर दे रहा है क्योंकि हमने बताया तुम्हें इंटरफेस है और ये क्या है, चाइल्ड है, और वेब ड्राइवर क्या है, पेरेंट। तुम्हें बताया गया है पेरेंट के रेफरेंस को चाइल्ड में रखोगे तो एरर देगा। उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी क्या, डाउन कास्टिंग, याद है ना। बस वही तुम्हें टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से इसकी डाउन कास्टिंग करनी होगी। कर्सर ले जाओ, अपने आप बताएगा ऐड कास्ट टू टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, क्लिक करो। और ऐसे अगर खुद से भी अगर मान लो कोई इंटरव्यू में लिखवाएगा कोड, तो बस सीधे क्या कर देना, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से इसे क्या कर देना, डाउन कास्ट कर देना। अब तुम्हें क्या मिल गया, ये मिल गया ना टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट। TSS डॉट करोगे, मेथड्स आएंगे, एक मेथड मिलेगा गेट स्क्रीनशॉट एज, यही मेथड है जिसका काम स्क्रीनशॉट लेना है। तो गेट स्क्रीनशॉट एज यूज करना, आर्गुमेंट में मांग रहा है आउटपुट टाइप,
ना, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, तो यहां लिखना है तुम्हें आउटपुट टाइप डॉट फाइल। इससे क्या होगा, जो स्नैपशॉट लेगा वो किस में ले लेगा, फाइल में ले लेगा, ठीक है। और एक बात बता दें, यहाँ आउटपुट टाइप डॉट क्या लिखे हो, फाइल लिखे हो। ये गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड तुम्हें रिटर्न करेगा फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। लिख देते हैं, चलो फाइल ओबीजे, कर्सर ले जाओ, इंपोर्ट करो। ये 2 लाइन लिखनी है तुम्हें, एकदम याद रखना इन लाइनों। गेट स्क्रीनशॉट एज आउटपुट टाइप डॉट फाइल, तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, फाइल का ये स्नैपशॉट फोटो खींच लेगा तुम्हारा। कब इसका, ठीक है, क्या करेगा, पेज का तुम्हारा क्या करेगा, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो, वैसे ही तुम्हारे उस समय एप्लीकेशन में जो भी पेज खुला होगा उसका क्या खींच लेगा, स्नैपशॉट ले लेगा। लेकिन अभी स्नैपशॉट को कहीं सेव नहीं किया, अब तुम्हें इसे कहीं क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ सेव करना चाहते हो। अच्छा ये बताओ पहले, हमने तुमको फाइल क्लास का नाम कभी लिया है कि नहीं लिया होगा, चलो अच्छा बताते हैं। कहीं भी आओ, जैसे कोई भी क्लास देखो, पहले ये देख लो। अच्छा, जावा में एक क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसका नाम ही है क्या, फाइल। क्या काम करती है ये देखो। अगर तुम्हें, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक फाइल है, ये है, ये है, या ये है ना। अगर ये फाइल हमें डिलीट करनी, ये फाइल हमें कुछ भी करना हो, ये हमें निकालना हो कि फाइल का टाइप क्या है, फाइल की कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो हम डायरेक्टली कोड से निकाल सकते हैं। उसके लिए जो क्लास यूज होगी उसका नाम क्या है, फाइल क्लास। तो न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे, फाइल। फाइल क्लास का जब आर्गुमेंट देखो, पहले तो ये देखो, ध्यान से देखो सब लोग, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 4 फाइल क्लास नहीं है, इसका मतलब है फाइल क्लास के अंदर 4 कंस्ट्रक्टर हैं। याद रही भैया, यही तो सेम उसमें भी था। मेरे ख्याल से कहीं और देखा था तुमने, कहीं का किसी का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे इस तरह से ऑप्शन आए हों, एक्शंस क्लास में शायद आए थे क्या। अच्छा, वेब ड्राइवर वेट में आया होगा, या कई जगहों पे ये ऑप्शन आएगा, याद रखो। ध्यान से देखो, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और 4 ऑप्शन ये दिखाने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं 4 क्लासेस हैं, इसका मतलब है इस फाइल क्लास के अंदर 4 क्या है, कंस्ट्रक्टर है। पहला कंस्ट्रक्टर है वो स्ट्रिंग मांगता है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांगता है। दूसरा किसका मांगता है, यूआरआई का। तीसरा मांगता है 2 आर्गुमेंट, एक फाइल का ऑब्जेक्ट, एक चाइल्ड का स्ट्रिंग का। चौथा मांगता है एक पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग। तो तुम्हें जो यूज करना है कर सकते हो। जैसे मान लो हमने पहला यूज किया, यहाँ क्या देना है, स्ट्रिंग पाथ नेम। अब पाथ नेम क्या दे दें, पाथ नेम सपोज करो हम कुछ भी दे दें, जैसे मान लो यहीं, चलो एक न्यू करके एक फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर का नाम क्या रख दिए, ABCD। यहाँ पे एक न्यू करके एक फाइल बना देते हैं, फाइल का नाम रख देते हैं क्या, सपोज करो XYZ, ठीक है। और XYZ इसका टाइप क्या है, कुछ नहीं, टेक्स्ट है ना, हाँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, एक फाइल है ना। अब अगर हम चाहें तो न्यू फाइल लिखें और फिर इस फाइल का क्या दें, पाथ। अगर हमें इस फाइल के साथ कुछ भी काम करना है तो, अच्छा सब छोड़ो, चलो इसको हम कर देते हैं क्या, अभी कर देते हैं इसे सपोज करो डिलीट। अभी नहीं है कोई फाइल है यहाँ पे। अब देखो, न्यू फाइल लिखे, फाइल का पाथ दिए, और यहाँ कुछ नाम दे फाइल को, क्या नाम दे, चलो MNOP.txt। MNOP.txt नाम की कोई फाइल नहीं है। तुमने फाइल क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, वहां उसने मांगा फाइल पाथ, तुमने फाइल पाथ दिया, उसको एक उसमें
रख लो। अब देखो यहाँ मेथड आएंगे, फाइल obj डॉट, एक मेथड है कौन सा, mkdir, क्या नाम है, mkdir। और एक काम करते हैं, अब जरा चला देते हैं अपना कोड। अच्छा सॉरी, mkdir किया तो यहाँ क्या बन गया, mnop डॉट txt नाम का क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया। एक सेकेंड, पहले तो चाहिए देख लो, इसका नाम क्या है, कहाँ पे हम लिख रहे थे, देखो mkdir का मतलब क्या है, मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। तो तुम देख रहे हो इसने क्या बना दिया, फोल्डर बना दिया अपने आप। जो फोल्डर नहीं है उसने इसे क्या कर दिया, और यहाँ देखो अब रन करो, नहीं बनाया ना, बनाया, नहीं बनाया, एबीसीडी पहले से था, क्योंकि इसके पास दो मेथड हैं याद रखना, एक है mkdir और एक है mkdirs, मतलब मेक डायरेक्टरीज। मतलब ये करेगा ऐसा, अगर दो फोल्डर्स नहीं है तो दोनों को क्या करेगा, ये बना देगा। देखो ध्यान से, अब चलाओ, तो MNOP भी बन गया, उसके अंदर PQR भी बन गया। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है, अच्छा मान लो इसके अंदर कोई फाइल हो, एक फाइल है, एक मेथड है क्या, क्रिएट न्यू फाइल, और इसके बाद हम यहाँ पे नाम दे दें, कुछ भी रख दें, क्या रखें, yyyy.txt। अब चलाओ, देखो txt फाइल बन गई कि नहीं बन गई। तो ऑटोमेटिकली तुम फाइल्स बना भी सकते हो, और सिर्फ बना ही नहीं सकते, जैसे ये फाइल मान लो बन गई है, बनने के बाद फाइल ओबीजे है ना तुम्हारे पास, बहुत कुछ देख सकते हो, जैसे फाइल ओबीजे डॉट, और मेथड्स हैं, जैसे देखो एक में तीन मेथड, तो ये देखो, कैन एग्जीक्यूट, कैन रीड, कैन राइट। देखो कैन रीड तुम्हें ट्रू या फॉल्स देगा, अगर फाइल तुम रीड कर सकते हो तो। रीड करने का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में लिखा है तुम पढ़ सकते हो कि नहीं, रीड करने से मतलब ये है कि तुम्हारे पास रीड का एक्सेस है या नहीं। तुम लोगों ने कई बार ऐसी फाइल्स देखी होंगी अक्सर, जैसे बैंक स्टेटमेंट या अपना आधार, नेट से डाउनलोड करो, खोलो, खुलता है, पासवर्ड मांगता है ना, तो वो फाइल रीड नहीं हो सकती। तो कैन रीड क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर फाइल को ओपन करके देख के पढ़ सकते हो तो उसे क्या देगा, ट्रू देगा। तो हम ये पता कर सकते हैं कि मेरी फाइल रीड मोड में है, रीड हो सकती है या नहीं। जैसे एक मेथड और है, कैन राइट। बहुत सी तुम्हें ऐसी फाइलें मिलेंगी जिसको तुम रीड तो कर सकते हो, लेकिन उनमें राइट नहीं कर, जैसे पीडीएफ फाइल है, हमारे पास रीड के एक्सेस होते हैं लेकिन राइट के एक्सेस नहीं होते हैं। तो अगर पीडीएफ के साथ एक कैन राइट यूज करोगे तो क्या देगा, फॉल्स, और इस टीएक्सटी फाइल के साथ दोगे तो क्या देगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ तुम लिख सकते हो। एक होता है क्या, कैन एग्जीक्यूट। कैन एग्जीक्यूट का मतलब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। जैसे एग्जीक्यूटेबल इसे क्या कहते हैं, जिसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं करते हो, जैसे वी टाइगर का .exe फाइल नहीं थी,
अरे EXE फाइल जानते हो कि नहीं जानते हो? जैसे तुम लोग ये जावा भी डाउनलोड किए थे, जो JDK EXE फाइल किए थे। बहुत से लोगों ने इक्लिप्स का इंस्टॉलर यूज किया होगा और बहुत से लोगों ने जिप फाइल यूज की होगी। जिसने इंस्टॉलर यूज किया होगा उसे क्या मिली होगी? EXE फाइल। विंडोज सिस्टम में, विंडोज जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो अक्सर जो चीज, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की हमें क्या मिलती है? EXE फाइल मिलती है। EXE क्यों का बोलते हैं विंडोज वाले उसे? EXE शॉर्ट फॉर्म है किसका? एग्जीक्यूटेबल का। एग्जीक्यूटेबल से ही वर्ड बना क्या? EXE। देखो हम कहते हैं कोई भी, हम कहते हैं विंडो मीडिया प्लेयर डालो या VLC मीडिया प्लेयर डालो, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहोगे तो जो फाइल नेट से डाउनलोड करते हो वो क्या होती है? EXE फाइल। किसमें? विंडोज सिस्टम में। लेकिन एप्पल के जो मैक के सिस्टम्स आते हैं उनमें नहीं चलता EXE, उनके यहाँ चलता है DMG। अगर तुम एप्पल के सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहोगे तो EXE नहीं होगा। तभी देखो, अच्छा जब जाते हो JDK डाउनलोड करने तो वहाँ ऑप्शन देता है ना कि विंडोज है या लाइनक्स है या मैक है। अब अगर तुम मैक वाला डाउनलोड करो, इस अपने विंडोज सिस्टम पे इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि विंडोज सिस्टम उसे पहचानेगा ही नहीं। वो पहचानता है किसको? EXE को। दूसरा वो पहचानता है किसको? DMG को, है ना? तो देख रहे हो, अच्छा एक मेथड और भी है, कौन सा? डिलीट। ये कॉल कर दो तो फाइल को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना। एक जावा में क्लास है जिसका नाम क्या है? फाइल है, और इसका बहुत बार यूज होता है। ठीक है, कई बार जैसे हम चाहेंगे कोई रिपोर्ट बने या कुछ भी हो, उस कंडीशन में हम चाहेंगे अपनी खुद ही फाइल बनाए और उसमें कुछ राइट करे, तो हमें किसका यूज करना होगा? इसी का। कई बार ऐसा होगा किसी फाइल में कोई डेटा पड़ा होगा, हमको रीड करना होगा, तब भी किसका यूज होगा? इसी फाइल क्लास का। जावा में जब भी फाइल या फोल्डर पे काम करना होता है तो हमें किसका यूज करना पड़ता है? फाइल क्लास का। क्लियर रहेगा ये? तो देखो यहाँ पे जो हमको मिला है ना ऑब्जेक्ट, ये उसी फाइल का मिला, हमने बनाया नहीं है, लेकिन गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड कॉल किया है ना, इस मेथड ने अंदर फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है और हमको रिटर्न करके दिया। क्लियर है ये? अच्छा, एक और क्लास होती है जावा में। अच्छा, अब ये दूसरी है। ये तो इसने क्या किया? पेज का स्नैपशॉट ले लिया और लेने के बाद अभी बस स्नैपशॉट लेके बैठा है, लेकिन कहीं स्टोर नहीं किया। अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये जो स्नैपशॉट लिया है इसे कहाँ स्टोर करे। अब देखो, हम न्यू फाइल, और फाइल क्लास का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट, और वही है, यहाँ पे भेजना है किसका? पाथ। पाथ क्या दे? मान लो हमें अगर डेस्कटॉप पे कहीं फाइल को स्टोर करनी है इसी ABCD वाले फोल्डर में स्नैपशॉट लेके, या अक्सर जानते हो लोग क्या करते हैं, अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या? मान लो न्यू का ऑप्शन नहीं है क्या इसका? न्यू, यहां से बना सकते हो क्या? फोल्डर। एक फोल्डर बना दो, फोल्डर का नाम रख देते हैं लोग क्या? स्नैपशॉट्स। और इसी के अंदर अगर मान लो तुमको रखना है तो जितनी भी फोटो खींचनी है सब कहाँ रखनी है? इसी फोल्डर के अंदर। तो इसका ले लो क्या? पाथ, और इसे ठीक, डबल। ये तो हो गया फोल्डर तक का पाथ। जो फोटो खींचोगे उसका नाम दोगे ना, जैसे हमने नाम दे दिया, सपोज करो कौन सा है, अगर हम वी टाइगर होम पेज या वी टाइगर अकाउंट पेज की मान लो हम फोटो ले रहे हैं, और इसके बाद डॉट। जब भी कोई फोटो होता है तो उसका एक्सटेंशन होता है, याद रखना, PNG, JPEG, BMP, JPG, GIF, ये सब क्या है? तुम्हारे जो कैमरे, ये इसमें भी कैमरे में जो है तुम्हारे फोटो, उसमें जाके देखो उनका एक्सटेंशन होगा।
PNG होगा, जो फोटो नहीं दिख रहा है। तुम एक काम करो, अपने इस मोबाइल में जाओ, जो स्क्रीनशॉट्स लेते हो या जो फोटो खींचते हो, तुम्हारे कहीं जाके फोल्डर में स्टोर होते हैं कि नहीं होते हैं, मोबाइल के फोल्डर में। जरा मोबाइल के फोल्डर से उन्हें अपने सिस्टम पे क्या करो, कॉपी करो। देखो जो फोटो या जो इमेज है, हर इमेज का एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। कुछ फेमस एक्सटेंशन है, हम नाम लिख दे रहे हैं। एक तो ये बहुत चलता है, JPG, क्या इसी इसी का एक और नाम है क्या, JPEG। एक और चलता है क्या, PNG। एक और चलता है क्या, PMP। ये जैसे नहीं जावा फाइलों का डॉट जावा होता है, वैसे जो फोटो खींचते हो उनका। और या फिर कई बार तुमने देखा होगा, लोग व्हाट्सएप पे मीम्स या फोटोज एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो एकदम फोटो नहीं होता, छोटा सा वीडियो होता है 2-4 सेकंड का। हंसी मजाक वाले लोग एक दूसरे को नहीं शेयर करते हैं, वो GIF होता है। वो क्या होता है, GIF फाइल होती है। अरे चलो चलते ही हैं, अभी हम एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देखो अगर सिस्टम पे स्क्रीनशॉट लेना है, मोबाइल पे कैसे लेते हो, ये वाली 2 बटन दबा देते हो, आ जाता है ना। वैसे सिस्टम पे लेना हो तो तुम्हारे सिस्टम पे अक्सर देखो ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक PRT SRC करके होता है। क्या PRT SRC, वो इसीलिए है, सॉरी PRT SCR, वो शॉर्ट फॉर्म है प्रिंट स्क्रीन। अगर उसको हम कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन या प्रिंट स्क्रीन ऐसे प्रेस करोगे ना, फोटो खिंच गई है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर सीधे कहाँ कर सकते हैं, पेंट ओपन करो, कॉपी हो चुकी है फोटो, देखो पेस्ट होके आ गई कि नहीं है। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तुम्हें अपने किस पे, अपने लैपटॉप पे लेना हो तो क्या, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। ये बड़ी कॉमन चीज है भाई। हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में क्या आते हैं, डिफेक्ट आते हैं ना। जब डिफेक्ट आते हैं तुरंत हम ऐसे कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन करके क्या करते हैं, उसकी फोटो खींच के रख लेते हैं, वही तो डेवलपर को भेजते हैं। नहीं, डेवलपर कैसे मानेगा कि डिफेक्ट है कि नहीं है। जब आप डिफेक्ट डालते हो तो उसका एविडेंस रखते हो कि हाँ ये डिफेक्ट है, तो फोटो में दिखाते हो, और फिर उसके बाद पेंट पे उसको डाल के जहां जो चीज डिफेक्ट होती है, तो कई बार हम लोग उस तरह से क्या कर देते हैं, उसको ऐसे करके हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ फलाने जगह डिफेक्ट है ना। जैसे कोई भी, जैसे मान लो वी टाइगर ही है या कोई भी एप्लीकेशन है तुम्हारा, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे यूजर स्पेस नेम नहीं होना चाहिए। मान लो रिक्वायरमेंट में लिखा है कि लेबल होना चाहिए क्या, यूजर, कोई स्पेस नहीं, सीधे यूजर नेम। बट यहाँ आ रहा है क्या, यूजर स्पेस नेम। तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, वही तो क्या डिफेक्ट है। तो फिर क्या करोगे तुम, जब तुम्हें डिफेक्ट मिलेगा तुम इस चीज को कैप्चर वो करोगे, ऐसे वो करोगे, तो इसके बाद इसकी ऐसे ही तुरंत कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन करके क्या कर लोगे, फोटो खींच लोगे। और फोटो खींचने के बाद हम लोग अक्सर क्या करते हैं, उसको पेंट पे क्या करते हैं, ऐसे वो कर लेंगे। और हम दिखाने के लिए अच्छे से दिखाई दे तो अक्सर रेड कलर का यूज करके, इस तरह से करके या इस तरह से करके उसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट भाई। और इसके बाद फिर इसको सेव करके जो डिफेक्ट हम डालते हैं जीरा पे या कहीं पे, तो उसमें साथ में ये फोटो भी क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो जो बंदा डेवलपर होता है, और फिर जानते हो ना डिफेक्ट में क्या क्या होता है, ये भी जान लो भाई। एक डिफेक्ट में, एक डिफेक्ट जो हम डालते हैं, डिफेक्ट में क्या क्या होता है, डिफेक्ट का मतलब जो डिफेक्ट आया है उसके बारे में क्या होता है। एक तो होता है उसका क्या, टाइटल। एक होता है उसका क्या, टाइटल, जैसे हम लिख देंगे, टाइटल में लिख देंगे क्या डिफेक्ट के, जैसे लिख देंगे रॉन्ग यूजर नेम लेबल या इनकरेक्ट यूजर नेम लेबल, ये क्या हो गया उसका टाइटल। इसके बाद फिर उसका एक छोटी सी क्या लिख देंगे, समरी, कि मतलब हम कहेंगे उसमें लिख देंगे ऑन लॉगिन पेज यूजर नेम इज क्या, रॉन्ग, मतलब यूजर नेम लेबल इज इनकरेक्ट, ये लिख देंगे समरी। इसके बाद तीसरी चीज देखो ध्यान से, रिप्रोड्यूसिबल स्टेप्स, मतलब वो जो डिफेक्ट कैसे आया है, कैसे वो उसको रिप्रोड्यूस करेगा या रेप्लिकेट करेगा डेवलपर, वो स्टेप्स लिख देंगे। क्या दे उसमें लिख देंगे कि भैया ये करो, ब्राउजर लॉन्च करो, लॉगिन पेज खोलो, लॉगिन पेज पे देखो वहां पे क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है। या मान लो डिफेक्ट आएगा किस पे,
अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाने के बाद वहां अकाउंट में ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है, तो हम इसमें स्टेप्स लिखेंगे कि भैया पहले लॉगिन करो, फिर मार्केटिंग में जाना, फिर अकाउंट में जाना। तो स्टेप 1 में क्या लिख देंगे, लॉगिन। स्टेप 2 में पहले कह देंगे लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में लिख देंगे क्या कि नेविगेट टू मार्केटिंग अकाउंट पेज, और थर्ड पेज में थर्ड स्टेप में लिख देंगे क्रिएट अकाउंट, और फिर फोर्थ स्टेप में लिख देंगे देन वेरीफाई क्या अकाउंट डिटेल पेज में ये वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबल स्टेप, जिससे डेवलपर पढ़े, डेवलपर को सब पता चले टाइटल क्या है, समरी क्या है, उस डिफेक्ट तक पहुंचना कैसे है। 3 चीज ये लिखेगा, और फिर क्या लिखेगा डेवलपर, वो टेस्टर एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखेगा, और क्या लिखेगा, एक्चुअल रिजल्ट लिखेगा। एक्सपेक्टेड लिखेगा भैया ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअल लिखेगा ऐसा हो रहा है। 5 क्या क्या हो गया डिफेक्ट, पूछते हैं भैया डिफेक्ट में क्या क्या होता है, पूछेंगे एक डिफेक्ट में क्या क्या होता है तो बता देना, टाइटल, समरी, रिप्रोड्यूसिबल स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, और जो उसकी फोटो खींचे होते हैं वो भी स्नैपशॉट के साथ क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं इसके साथ, डिफेक्ट के साथ, और लिख देते हैं क्या, स्नैपशॉट ऑफ। ये 6 चीज रहती है किसी डिफेक्ट, तभी तो डेवलपर क्या करता है भाई, वो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है यहाँ ये दिक्कत है। ऐसा नहीं कह देते कि डिफेक्ट आ गया हो, तभी तो, नहीं तो मानेगा नहीं डिफेक्ट है। इतना सब लिख के भेजते हैं तब भी कई बार वो जिद करता है नहीं भैया नहीं है डिफेक्ट है। तो इसलिए एकदम पूरा, और कई बार जरूरत पड़ती है कि कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है एक पेज में बात नहीं समझ में आ रही होती, उसमें 2-3 पेज 4 पेज इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार हम लोग वीडियो बनाते हैं छोटा सा और वो वीडियो अपलोड कर देते हैं, भाई देख लो इस तरह से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं ये डिफेक्ट आ रहा है, वो कह रहा है भैया हम तो कर रहे हैं नहीं आ रहा, तब हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो टेस्टिंग करने का वो छोटा सा 1 मिनट 30 सेकंड का क्या बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं और वीडियो अपलोड कर देते हैं कि देखो भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब देखो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो स्नैपशॉट, और यहाँ पे अब तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो स्नैपशॉट हमने मैन्युअली लिया, हम चाहे तो इसे कोड के थ्रू भी ले सकते हैं। कैसे लेना है देख लो, कोड आसान है। तो पहले तो तुम्हें क्या करना है, ये 2 लाइन तो एकदम याद रखना भाई, ये मत भूलना, ये 2 लाइन ही हैं जो स्नैपशॉट क्या करती हैं, लेती हैं। ठीक, इसके बाद फिर तुम बताते हो कि ये जो स्नैपशॉट या फोटो खींची गई है इसे स्टोर कहाँ करना है। तो हमने बता दिया भैया स्नैपशॉट्स नाम के फोल्डर में, और उसका नाम हम देते हैं वी टाइगर अकाउंट डॉट, अब क्या चाहते हो, पीएमपी रख सकते हो। पीएमपी में क्या कमी होती है जानते हो, फोटो की साइज बहुत बड़ी होती है, जो फोटो खींचेगा वो 2-3 MB की हो। जो पीएनजी होता है ना, इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो अक्सर हम लोग या तो पीएनजी यूज करते हैं या तो क्या यूज करते हैं, जेपीजी या जेपीईजी। ठीक है, जो तुमको चाहो रख सकते हो। बीएमपी में करोगे तो बीएमपी में फोटो खींचेगा, पीएनजी में करोगे तो क्या होगा, पीएनजी में लेगा, लेकिन बीएमपी की साइज क्या होती है, थोड़ी ज्यादा। अब देखो एनिमेशन अपने आप नहीं आ जाएगा, जब उसमें एनिमेशन होगा तब तो आएगा, अगर एनिमेशन उसमें होगा तब आएगा ना। और इसको लिख देते हैं, क्या लिखे, इसीलिए अक्सर लोग नाम ऐसा रख देते हैं क्या, टेस्ट फाइल। टेस्ट मतलब डेस्टिनेशन, कि जहां फाइल का स्नैपशॉट लेके, जहां स्नैपशॉट लेके हमें क्या करना है, रखना है, ये रख देते हैं। इसके बाद जावा में एक और क्लास है जिसका नाम है, नहीं है इसमें, नहीं, चलो नहीं है तो एक और क्लास है क्या, फाइल्स यूज कर लो। फाइल्स भी 2 हैं, एक गूगल डॉट कॉमन डॉट आई है, चलो यही देखते हैं, फाइल्स डॉट, देखो शायद एक मेथड मिल जाए तुम्हें, हम देखो मिल गया क्या, कॉपी। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट मांग रहा, देख लो फाइल्स क्लास का स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं, कॉपी दो चीजें मांग रहा है, फाइल का ऑब्जेक्ट फ्रॉम और टू। तो जो फोटो खींची है वो कौन है, ये फाइल ओबीजे, इसलिए इसका नाम अक्सर हम लोग रख देते हैं ऐसा कुछ।
मतलब सोर्स फाइल और डेस्टिनेशन फाइल। जो फोटो खींचे वो क्या हो गया सोर्स, जहां रखा वो क्या हो गया डेस्टिनेशन। तो यही एक सोर्स फाइल ओबीजे भेज दो यहाँ पे और डेस्टिनेशन वाली भेज दो कहाँ पे यहाँ। अब ये फोटो खींच के यहाँ पे जाके इस नाम से स्टोर कर देगा। एक्सेप्शन दे रहा है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है, बताया गया है कि नहीं आप लोगों को। दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं ना, एक रन टाइम और एक कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। कई बार तुमसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का एग्जांपल दो। रन टाइम तो ढेर सारे जानते हो, नो सच एलिमेंट, नल पॉइंटर, एरे वाला या जितने भी है सब क्या है रन टाइम। ये कंपाइल टाइम जब पूछेगा ना तो बोलना कि जब सर फाइल क्लास यूज करते हैं तब आता है कौन सा कंपाइल टाइम वाला। थ्रेड डॉट स्लीप जब यूज करते हैं तब कौन सा आता है कंपाइल वाला। चलो या तो ऐड सोर्स डिक्लेरेशन कर दो या तो फिर क्या कर दो सराउंड विथ ट्राई कैच कर दो। अब बस इतने कोड से तुम्हारी स्नैपशॉट आ जाए। देख रहे हो ज्यादा बड़ा कोड नहीं है ना, सिर्फ 4 लाइन का कोड है। तुम्हें पूछेगा तुमसे स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, तुमको बोलना ऐसे है कि सर, तुम क्या बोलोगे, पहले बोलोगे कि मेरे पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम डाउन कास्ट करेंगे किससे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट से। इसके बाद फिर टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का हम मेथड कॉल करेंगे गेट स्क्रीनशॉट एज, आर्गुमेंट में भेजेंगे आउटपुट टाइप डॉट फाइल, तो हमें मिल जाएगा क्या सोर्स फाइल। इसके बाद न्यू फाइल करके डेस्टिनेशन फाइल का क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट जहां रखना है, और फिर फाइल्स क्लास का यूज करके, या एक क्लास और भी आती है फाइल यूटिल्स, किसी का यूज करके डॉट कॉपी मेथड कॉल करेंगे और हम बता देंगे क्या सोर्स फाइल जिसे कॉपी करना है और डेस्टिनेशन फाइल जहां कॉपी करना है, जिस नाम से उसको देना है, जो नाम यहां दोगे उसी नाम से आएगा। एक काम करते हैं, चाहो तो ये 5 लाइन का कोड, अभी तो इसमें बहुत सी चीजें वो कर दी गई हैं। और कोई प्रोजेक्ट है इसमें? इसमें कहीं कुछ है? नहीं इसमें ये चलेगा? ठीक है, अगर चलता है ये तो एक काम करते हैं, फीचर कहाँ है तुम्हारा? और एक चीज याद रखना, खूब ढंग से ये याद रखना, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर। कई इंटरव्यू में तुमसे लिखवाएंगे सिर्फ यही कि भैया अच्छा फ्रेमवर्क पे काम करते हो, अपने फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर लिख दो। तुम्हें तुरंत लिखना पड़ेगा एसआरसी मेन जावा के अंदर क्या क्या होगा, पैकेज का नाम, एसआरसी मेन रिसोर्सेज में क्या होगा, एसआरसी टेस्ट जावा में क्या होगा, बताओगे ना कि भैया जो यूटिल वाली क्लासेस हैं वो सब कहाँ है, एसआरसी मेन जावा में है। पेज वाइज क्लासेस कहाँ है, एसआरसी मेन जावा में है। स्टेप डिफिनीशन कहाँ है, एसआरसी टेस्ट जावा में है। रनर कहाँ है, एसआरसी टेस्ट जावा में है। फीचर फाइल्स कहाँ है, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज में है। ठीक है, चलो ये चलेगा। चलो यहाँ पे ड्राइवर नहीं है, वेब यूटिल है ना, वेब यूटिल डॉट क्या है गेट ड्राइवर। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तो है ही ना ये, भाई ड्राइवर का ऑब्जेक्ट लिखो या वेब यूटिल डॉट क्या लिखो गेट ड्राइवर। अब जरा चला दो जहां से भी चलता हो ये। इसका रनर कहाँ है, चलाएं, चलेगा ना? अच्छा टैग हटा ही देते हैं तो ठीक है, चलेगा ना, चलेगा ठीक है। कहाँ गया क्या ये, रन करो। अगर वो लाइन अगर ये वो चल गया होगा, वो अगर उस लाइन पे चला होगा तो तुम देखो एक स्नैपशॉट लेके इसने कहाँ डाल दिया होगा, स्नैपशॉट्स फोल्डर के अंदर। कहाँ पे है ये, कहाँ पे है ये,
यही है ना? हाँ बनाया है। अच्छा स्नैपशॉट्स कहीं और बनाया है क्या? अच्छा बनाया, कहाँ बनाया है? स्नैपशॉट्स फोल्डर तो हमने इसी में बनाया था ना, इसमें ना? नहीं, इसमें नहीं है। 1.0 वाले बनाए थे क्या? अच्छा यहाँ बनाया था ना? रिफ्रेश करो, आ गया ना? जो भी पाथ दिए होंगे आ गया ना, वी टाइगर अकाउंट डॉट जेपीजी। इसको चाहो तो ओपन विथ करो सिस्टम एडिटर, यही स्नैपशॉट था। तो हम लोग इस तरह से स्नैपशॉट ले सकते हैं। क्लियर हुआ ये? बिल्कुल। अगर डाउनकास्ट नहीं करते हो तो उसका रास्ता क्या है जानते हो? कि वैसे चीज दिखाते हैं, रुको कहाँ गया, ये है ना, एक चीज ये देखो, हम यहाँ लिख रहे हैं न्यू क्रोम ड्राइवर डॉट मेथड, देख रहे हो? गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड डायरेक्टली अवेलेबल है कि नहीं है? क्रोम ड्राइवर का मेथड है, क्रोम ड्राइवर फायरफॉक्स ड्राइवर हर जगह ये मेथड है। लेकिन समस्या ये है कि तुम जानते हो हम लोग कहीं भी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो बस बनाते हैं, हर जगह यूज किसका करते हैं? वेब ड्राइवर ना। इसलिए डाउनकास्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है? जरूरी। अगर हम वेब ड्राइवर नहीं यूज करें, सीधे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएं, क्रोम ड्राइवर टाइप के वेरिएबल में रखें, तो हमें डाउनकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। अब एक सीधे एक छोटे से डाउनकास्टिंग से बचने के लिए हम पूरे प्रोजेक्ट पे रिस्क तो नहीं लेंगे ना। जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर पे रखने का बेनिफिट क्या होता है? अलग होता है। अब हर जगह हमें क्या करना होता है? हर जगह बस वेब ड्राइवर लिखते हैं, हर जगह हमें क्रोम ड्राइवर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है? पर्टिकुलर एरिया का लेना हो तो ये तो समझ में आ गया ना कोड? ये किसका हो गया? पूरे पेज का। अब एक काम करते हैं, जरा वेब यूटिल में आते हैं। वेब एलिमेंट है कहीं? ये है ना? कौन सा है ये? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? वेब रिलीज डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज, यहां भी है ना? ये लेगा किसका? याद रखना, पूरे पेज का नहीं, सिर्फ उस वेब एलिमेंट का। अगर मान लो तुमको सिर्फ स्नैपशॉट चाहिए हो इस टेक्स्ट बॉक्स का, पूरे पेज का नहीं चाहिए, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का वेब एलिमेंट बनाओ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके, फिर वेब एलिमेंट डॉट मेथड कॉल करो, कौन सा? गेट स्क्रीनशॉट एज। स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर वही डेस्टिनेशन फाइल बनाओ, डेस्टिनेशन फाइल का ऑब्जेक्ट बना के उसे क्या कर दो? कॉपी कर दो। तो सिर्फ इतना ही छोटा सा फोटो आएगा, पूरा फोटो पेज का नहीं आएगा। इसीलिए दो ऑप्शंस हैं। चाहो तो तुम, अच्छा एक काम करते हैं, जरा इंस्पेक्ट करो, ये तो टीडी है ना? ध्यान से देखना, ये टेबल है पूरा ना? हाईलाइट कर दो, दिखता है ना वहां पे? अगर टेबल का एक्स पाथ दे दोगे, टेबल का वेब एलिमेंट बना के गेट स्क्रीनशॉट एज करोगे, तो पूरे टेबल का फोटो आएगा, पूरे पेज का नहीं आएगा। मतलब जिसका वेब एलिमेंट दोगे उसकी फोटो खींचेगा, और अगर वेब एलिमेंट नहीं दोगे, सीधे ड्राइवर से मेथड कॉल करोगे, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट के थ्रू मेथड कॉल करोगे, तो किसका लेगा? पूरे पेज का लेगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम पेज का भी ले सकते हो पूरे, और पेज के एक छोटे से एलिमेंट का भी ले सकते हो। याद रखना, यही तुमको अंतर बताना है सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में। ये जो चीज है, ध्यान से सुनो, ये जो चीज है ये सेलेनियम 4 में नहीं, सेलेनियम 3 में नहीं थी। सेलेनियम 3 में मेरे पास एक ही ऑप्शन होता था, पूरे पेज का ही हम फोटो खींच सकते थे। लेकिन सेलेनियम 4 में फोटो खींचना या ये स्क्रीनशॉट लेना इन्होंने वेब एलिमेंट के साथ भी अलाउ किया है।
तो जब तुम अंतर बताओगे सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में, पूछेंगे ना कि सेलेनियम 3 और 4 में तुमने क्या डिफरेंस फील किया, तो एक अंतर ये भी बताओगे कि सेलेनियम 3 में सिर्फ पेज का स्नैपशॉट ले सकते थे, लेकिन सेलेनियम 4 में हम पेज का भी ले सकते हैं और एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का भी ले सकते हैं। ये चीज सेलेनियम 3 में नहीं थी। और क्या अंतर है? इम्प्लिसिटली वेट वाला याद है? उसमें था ना ऑप्शन इम्प्लिसिटली वेट में, एक था टाइम यूनिट, सेलेनियम 3 में यूज होता था और आजकल यूज होता है क्या? ड्यूरेशन। ये भी एक अंतर है। तो दो अंतर तो कम से कम तुम्हें दिमाग में रहने चाहिए कि भैया स्नैपशॉट पहले सेलेनियम 4 में सिर्फ किसका ले सकते थे? पूरे पेज का। इसमें ले सकते हैं किसका? पर्टिकुलर एलिमेंट का। अच्छा एक बात और बता दें आपको, सेलेनियम 3 में भी हम लोग एक वेब एलिमेंट का ले लिया करते थे, तब हमको उसके लिए अलग से जुगाड़ लगाना पड़ता। कैसे करते थे? हम लेते पूरे पेज का ही थे स्नैपशॉट। हम लेते किसका थे? पूरे पेज का। लेकिन इसके बाद जिस वेब एलिमेंट का लेना होता था, पहले उस वेब एलिमेंट का निकालते थे क्या? गेट लोकेशन मेथड से उसका निकालते थे क्या? लोकेशन। फिर गेट साइज से उसकी निकालते थे क्या? साइज। और फिर पूरे पेज के इमेज में से उस लोकेशन से वो साइज काट के क्या कर लेते थे? निकाल लेते थे। इसका कोड नेट पे मिलता था, जब कभी ऐसी किसी को जरूरत पड़ती थी तो वो कोड वो बंदा इस्तेमाल करता था। लेकिन सेलेनियम 4 में ये चीजें हम लोगों ने खुद ही करके दे दी, अब आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? अच्छा और एक क्वेश्चन उठता है, अब समझ में आ गया ना स्क्रीनशॉट कैसे लिखना है, और स्क्रीनशॉट का कोड जरूर याद रखना भाई। ये पूरे पेज वाला जो कोड है ये जरूर याद रखना, जो अभी हमने लिखा है। कहाँ लिखा है? अच्छा दूसरी क्लास में लिखा है क्या? नहीं इसी में लिखा होगा। टेक स्नैपशॉट, ये कोड याद रखना है। अच्छा अब इसी में दो तीन बातें और आती हैं। पहला क्वेश्चन कि आखिर स्नैपशॉट लेते किसका? अब हर पेज का लेने लगोगे तब तो बहुत स्नैपशॉट हो जाएंगे पेज एप्लीकेशन में, और हजारों टेस्ट केस मेरे पास चलने वाले हैं। तो याद रखो हम स्नैपशॉट लेते हैं उसका जो फेल होता, क्योंकि वही तो हमें दिखाना होता है या बाद में खुद समझना होता है कि आखिर फेल क्यों हुआ। जो चीज पास हो गई हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते। हम क्यों देखें भाई, अगर हमने 500 टेस्ट केस चलाए, अगर हम ऐसा अपना कोड लिख दें कि हर टेस्ट केस का स्नैपशॉट ले, तब तो बेवजह 500 फोटो हो जाएंगे। हम 500 फोटो लेके करेंगे क्या? हम सिर्फ स्नैपशॉट किसकी लेते हैं? किसका लेते हैं? जो क्या होता है? फेल होता है, सबका नहीं लेते। तो अक्सर जानते हो क्या करते हैं? जहां पे हम एसर्शन लगाते हैं, जहां पे हम क्या लगाते हैं? एसर्शन लगाते हैं। एसर्ट डॉट एसर्ट कर रहे हैं ना, या जहां इफ एल्स लगाते हैं, तो इफ में मान लो पास है, एल्स में क्या है? फेल है। तो एल्स वाले मेथड, एल्स वाले ब्लॉक के अंदर ये मेथड क्या कर लेते हैं? कॉल कर लेते हैं। इससे क्या होता है? जब पास होगा तो फोटो नहीं लेगा, जब फेल होगा तो फोटो ले लेगा। तुमसे पूछेंगे स्क्रीनशॉट किसका लेते हो, तो कहोगे फेल्ड स्टेप का। जो स्टेप क्या होता है? फेल होता है। जो वैलिडेशन क्या होता है? फेल होता है, उसका स्नैपशॉट लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अभी एक कमी यहां और है। मान लो तुमने 10 फोटो ली, यही मेथड 10 बार कॉल किया, तो हर बार नाम क्या है? सेम है ना? हर बार नाम क्या है? सेम है। तब तो दिक्कत आ जाएगी भाई। एक फोटो खींचेगा फिर उसी नाम की दूसरी वहीं रखेगा, तो पहली हट जाएगी दूसरी आ जाएगी। हमें तो 10 चाहिए ना। तब इसीलिए इसका नाम भी डायनेमिक होना चाहिए, जो हर बार क्या हो? चेंज हो जाए। ठीक है। और इसके लिए कई बार हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? टाइम का। क्योंकि एक खींचेगा फोटो, दूसरी फोटो खींचेगा, तो टाइम का अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम लोग ऐसे करते हैं। देखो ये भी कोड याद रख लो। न्यू एक क्लास है, याद रखना। सब लोग याद रखो, एक क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, देखना उसको। एक क्लास है जिसका नाम है सिंपल डेट फॉर्मेट। क्लास का नाम क्या है? सिंपल डेट फॉर्मेट। इसका काम है डेट ले आना। इसका काम है क्या ले आना? डेट ले आना। सिस्टम पे क्या डेट इस समय है। एक है कि कोई आर्गुमेंट नहीं भेजना, ये यहाँ पे भी वही है। एक क्लास है
लेकिन 4 कंस्ट्रक्टर है, एक बिना आर्गुमेंट वाला और एक क्या है, आर्गुमेंट वाला। बिना आर्गुमेंट वाले का क्या मतलब है जानते हो? इसका मतलब है जो इनका डिफाइंड पैटर्न है, जैसे डेट भी तो बड़े तरीके से लोग लिखते हैं, कोई डी डी एम एम वाई वाई लिखता है, कोई एम एम डी डी वाई 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 लिखता है, कोई उसमें घंटे भी जोड़ता है, कोई सेकंड भी जोड़ता है, टाइम अलग तरीके से होता है ना। ये वाला हम इसीलिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग पैटर्न ये वाला ही अक्सर यूज करते हैं, क्योंकि यहां से हम बता सकते हैं कि कैसा पैटर्न हो। तो देखो कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हमको चाहिए पहले डेट चाहिए, तो लिखोगे क्या, डी डी। अब स्लैश से अंतर रखना है या अंडरस्कोर से, मान लो अंडरस्कोर से लिखना है तो क्या लिख देंगे, अंडरस्कोर एम एम अंडरस्कोर वाई वाई स्पेस एच एच और कोलन दे, आप इसको क्या दे, हाइफन दे, जैसा चाहो टाइम, कोलन भी दे सकते हैं, चलो कोलन एम एम मतलब मिनट, एस एस मतलब सेकेंड। और भी एक चीज होती है, देखोगे ये फॉर्मेट नेट पे मिलेगा, 10 तरीके 20 फॉर्मेट है डेट कैसे चाहिए, और इसमें शायद ए भी एक देते हैं, ये बताने के लिए कि एम पी एम यूज होगा, मतलब घंटे 1 से लेकर 24 घंटे तक का हिसाब रखेगा, कि 1 से लेकर 12 तक, 12 के बाद फिर 1 से चालू करेगा। जैसे अगर अभी चल रहा है तो क्या है, एम चल रहा है ना, अभी एम चल रहा है, 12 बजे के बाद क्या चलेगा, पीएम चलेगा। लेकिन अगर 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है, 1 से लेके 24 तक बजते हैं। तो अगर नहीं दोगे तो 1 से लेके कहां तक वाला हिसाब रखेगा, 24 तक वाला। इससे तुम टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद देखो न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना। वैसे बता दें इस क्लास का भी एक पेरेंट है, उसका नाम क्या है जानते हो, डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसका चाइल्ड है कौन, सिंपल डेट फॉर्मेट। तो चाहे तो इसका ऑब्जेक्ट बना के हम सिंपल डेट फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, और चाहे तो कहां रख सकते हैं, आ गया ना डेट फॉर्मेट जावा डॉट टेक्स्ट। ये मान लो इसको हम लिख दिए क्या नाम, डीएफ। अब लिखेंगे डीएफ डॉट मेथड फॉर्मेट। ये मांग रहा है क्या, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। किसका ऑब्जेक्ट मांग रहा है, डेट क्लास का। तो बस सिंपली इतना ही लिख दो, न्यू डेट, और तुम्हें टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी डेट टाइम है तुमको क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। 2 ही लाइन का कोड है ना, सॉरी गड़बड़ कर दिया हमने। जावा डॉट कौन सा यूज करना, यूटिल। चाहो तो ये 2 लाइन ही इस्तेमाल करके यहाँ पे, कहा हमने वो कोड लिखा था, यही स्नैपशॉट लेने वाला है, कहाँ पे था ना ना, कहीं अभी हमने तुम्हें कॉपी पेस्ट करके दिखाया था स्नैपशॉट लेने के लिए ना। नहीं नहीं मार्केटिंग वाले में था। ये देखो यहाँ स्नैप फोटो खींची है ना, देखो यहाँ स्नैपशॉट लिया है कि नहीं लिया है। तो स्नैपशॉट का नाम क्या है, वी टाइगर अकाउंट डॉट जेपीजी। तो अब भाई दोबारा फोटो आएगी तो सेम नेम का फोटो रखेगा, तो पुराना हटा के नया रख देगा। अब हम इसी में देखो यही 2 लाइन का कोड क्या करेंगे, जोड़ दो। डेट टाइम जो मिला है, देखो ध्यान से इस चीज को, तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो नाम रखेगा फाइल का क्या रखेगा, मतलब उसके नाम में वी टाइगर अकाउंट, इसके बाद डेट टाइम रहेगा। और डेट टाइम तो हमेशा क्या होगा भाई, दूसरा स्नैपशॉट लेगा तब तक तो सेकंड तो कम से कम बदल गया होगा, तो कभी भी तो पुराना डिलीट नहीं करेगा, नया नया बनाता चला जाए। तो अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं, जो स्नैपशॉट लेते हैं उसमें डेट टाइम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वैसे ये भी चला के देखो डेट टाइम तुमको कैसा दिखेगा, कैसा आ रहा है, कहाँ से चलेगा, ये टेक्स्ट एक्सिक्यूटर ना, रन करो।
देखो तुमको दिखेगा डेट टाइम क्या आया बताओ। 6 तारीख है, 10वां महीना है, 2023 से 11:33 ठीक है। अगर यही 1 बज जाएगा जब, तो 13 बजाएगा, क्योंकि हमने एएम पीएम वाला हिसाब, शायद एएम पीएम के लिए जेड लिखना पड़ता है क्या, जेड या ऐसा कुछ लिख देते हो तो एएम पीएम में आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यहाँ अंडरस्कोर से सेपरेटेड है ना टाइम, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने क्या यूज किया है, अंडरस्कोर। यहाँ हम स्लैश यूज कर देंगे तो किससे आएगा सेपरेट होके, स्लैश। हम हाइफन कर देंगे तो हाइफन आएगा। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, अगर हम ये लिख दें, ट्रिपल एम लिख दिया ना, अब देखो क्या करेगा, जब ट्रिपल एम कर दोगे, अब कैसी डेट दे रहा है, 06 अक्टूबर आ रहा है ना, ओसीटी लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। और इसी में अगर हम 1 एम और बढ़ा देंगे तो पूरा अक्टूबर लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। और इसमें भी होता है कि जैसे डेट में भी, जैसे 5 तारीख है तो बहुत से लोग 5 लिखते हैं, बहुत से लोग 05 लिखते हैं, ये भी हो जाता है। ये वैसे तुम डालोगे नेट पे मिलेगा तुम्हें ढेर सारे वो फॉर्मेट, या हाँ सिंपल, हाँ सिंपल, क्या नाम था उसका, सिंपल डेट फॉर्मेट जावा, और लिख दो क्या, पैटर्न्स, तुमको बताएगा। कह रहा है देखो, अगर ऐसे लिखोगे mm, अगर ऐसे लिखोगे mm-dd किस तरह से, तो ऐसे मिलेगा। अगर इस तरह से लिखोगे तो ऐसा मिलेगा, HHMM लिखोगे तो ये मिलेगा। अगर मिली सेकंड में भी चाहिए तो आगे क्या लिखा है, हाँ डॉट लगा के इसने, या क्या लिखा है, ट्रिपल एस लिखा है कैपिटल में। और ये ओपन करो, क्लिक करो, यहाँ दिखाएंगे। ये देखो, ये लोग दें कि वाई किसके लिए है, ईयर के लिए है, और उसको कैसे लिखना है, वाई वाई। अगर अच्छा वाई वाई लिखोगे तो 2023 नहीं लिखेगा, सिर्फ 23 लिखेगा। 4 बार वाई वाई लिख दोगे तो समझेगा, वाई लिख दोगे तो क्या समझेगा, 2023 पूरा लिखेगा। एम किसके लिए है, मंथ के लिए है। डी है किसके लिए, डे इन मंथ, मतलब पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, इसके लिए है, ठीक है। डी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। डी लिखोगे तो जो डेट आएगी वो एक सिंगल डिजिट, अगर 5 तारीख है तो सिर्फ 5 आएगा, और डी लिखोगे तो क्या आएगा, 05 आएगा। एच है किसके लिए, आर के लिए, तो इन्होंने पूरा इनका पैटर्न है भाई, देखो, ठीक है। और ए एम पी, देखो ए, हाँ ए बोल रहे थे ना, सिर्फ ए लिख दोगे, ऐसा नहीं ए और पी लिखना है, सिर्फ ए लिख दोगे तो जैसा टाइम चल रहा होगा एएम या पीएम, उसके हिसाब से आएगा। देखो ये सब बताए हैं क्या क्या पैटर्न्स डेट के हैं। तो जब भी न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो पैटर्न डबल कोट्स में डालोगे उसी पैटर्न में तुमको ये डेट देगा, और नहीं बताओगे तो जनरल जो तुम्हारे सिस्टम का फॉर्मेट होगा उसी पैटर्न में उठा के दे दो। और याद रखो एक चीज, ये डेट वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जानते हो क्यों, बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन होगा तो उसमें ये चीजें चेक करनी पड़ती है ना, जैसे क्या, जैसे सॉफ्टवेयर है, अब जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हो तो आप क्या होता है, जैसे आपने कोई सामान ऑर्डर कर दिया, 3 दिन बाद की डिलीवरी डेट है, तो 3 दिन बाद अपने आप क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है ना। तो ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी ना कि इस डेट में मैसेज आ रहा है कि नहीं, तो डेट की चीजों का बड़ा जरूरत पड़ती है। जैसे कई बार ये होता है, जैसे जो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं फाइनेंस डोमेन के होते हैं, बैंकिंग डोमेन के होते हैं, इंश्योरेंस डोमेन के होते हैं, तो उनमें सब ड्रामा रहता है ना कि भाई ये पॉलिसी है 4 साल बाद कंप्लीट होगी, तो जैसे ही 4 साल की डेट डालोगे यहाँ से यहाँ तक अपने आप कंप्लीट दिखाएगा, नहीं तो ये दिखाएगा। तो जब ऐसे एप्लीकेशंस पे काम करना होता है जो अक्सर फाइनेंस डोमेन के हैं या बैंकिंग डोमेन के हैं या कुछ ई कॉमर्स डोमेन के हैं, तो यहाँ पे डेट की बहुत जरूरत पड़ती है टेस्टिंग के लिए।
तो मैनुअल तो करना नहीं, करना किससे है? ऑटोमेशन से। तो भैया तुमको डेट इस तरह से निकालनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, तो डेट की जरूरत पड़ती है। और डेट के लिए एक क्लास आपने कौन सी देखी? सिंपल डेट फॉर्मेट। और एक क्लास और खूब चलती है, कैलेंडर क्लास। जावा में एक क्लास और है, क्या नाम है उसका? कैलेंडर। एक और भी चलती है जोड़ा टाइम करके, वो भी इसके लिए है। और बता दें एक चीज, टाइम में एक बात का और ध्यान रखिए, टाइम में टाइम जोन का फर्क पड़ेगा। आप इंडियन टाइम जोन में हो ना, जो हम लोग का टाइम जोन है इसको बोलते हैं आईएसटी। और टाइम जोन हम लोग के लिए बहुत मैटर करता है। हम जिनके लिए काम करते हैं, जैसे हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो यूएस में बैठे हैं, लोग कहाँ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो, जैसे इंडिया में एक ही टाइम जोन है जिसको बोलते हैं क्या? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे पाकिस्तान में है पीएसटी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे ही तुम्हारा फिर वहां पे यूएस में जाओगे, यूएस बड़ी कंट्री है, इंडिया से काफी बड़ी है। अगर एरिया वाइज बात करोगे तो इंडिया से लगभग 2 गुनी बड़ी होगी अमेरिका। तो वहां पे 3 टाइम जोन है। ईएसटी है ईस्टर्न टाइम जोन, पीएसटी है पैसिफिक टाइम जोन, सीएसटी है सेंट्रल टाइम जोन। तो वहां पे टाइम ही अलग होता है अमेरिका में। जैसे अमेरिका में हो सकता है ऐसा हो, एक राज्य में 6 बज रहा हो और दूसरे राज्य में क्या हो रहा हो? 9 बज रहा हो। तो उन लोगों ने इस तरह से टाइम जोन बांट रखे हैं। अगर रसिया में चले जाओगे तो वहां 12 टाइम जोन मिलेंगे। वो इतना बड़ा है कि वहां 12 टाइम जोन है एरिया वाइज। और ये हम लोग के लिए मैटर करता है। जैसे हम लोग किसी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कर रहे हैं, जब हमें ये चेक करना है कि भैया वहां पे सॉफ्टवेयर में ये टाइम आना चाहिए, तो मेरे सिस्टम का टाइम थोड़ी ना, सर्वर तो कहाँ रखा है उनका? वहीं अमेरिका में रखा है ना। तो जो टाइम मेरे सॉफ्टवेयर पे डिस्प्ले हो रहा होगा वो कौन सा टाइम होगा? अमेरिका का टाइम होगा। तो हमें चेक करना होगा किसका? अमेरिकन टाइम को ना। इसीलिए जो ये क्लासेस होती हैं जहां पे टाइम निकालते हैं, यहाँ पे एक चीज और भेजते हैं, क्या? टाइम जोन। तो टाइम जोन डॉट अगर हमने भेजा है क्या, स्टार वो मिलेगा तुमको, टाइम जोन आईडी करके एक क्लास होती है। अगर देखो टाइम, देखो टाइम जोन है ना एक। अब टाइम जोन डॉट करोगे तो यहाँ पे टाइम आएंगे। जैसे क्या आ रहा है भाई? सेट डिफॉल्ट, क्या है भाई? टाइम जोन है। और इसके बाद आई थिंक, एक सेकेंड, या इसमें देखो सिंपल टाइम जोन में है, डॉट करो, देखो आ रहे हैं कि नहीं? पहले ये टाइम समझ लो भाई क्या है। स्टैंडर्ड टाइम है, यूटीसी टाइम है। यूटीसी टाइम किसे बोलते हैं मालूम? जो ना यूएस का नहीं, जो बेस टाइम है। दुनिया में हर जगह अलग अलग टाइम है ना। तो कहाँ भाई, पहले क्या था? पहले ये दिक्कत होती थी। पहले आज के 30-40 साल 50 साल पहले जो लोग बाहर ट्रेवल करते थे बिजनेस या किसी पर्पज से, तो वो 3-4 घड़ी लेके चलते थे बेचारे, कि इंडिया पहुंचे, वहां पहुंचे तो अपनी घड़ी मिला लेते थे, भैया अब चलो सिंगापुर में आ गए तो यहाँ के टाइम चलते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा होगा कई बार, यहाँ से तुम 24 घंटे का सफर शुरू करोगे, रात को ही शुरू किया, रात में ही पहुंच गए, 24 घंटे बीत गया घड़ी के हिसाब से। क्योंकि अमेरिका एक दिन क्या है, हमसे पीछे है ना। हमारे टाइम में हम लोग 12 घंटे क्या है उनसे, 11 साढ़े 11 घंटे, साढ़े 10 घंटे क्या है उनसे आगे हैं। तो उस कंडीशन में पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि यार टाइम क्या करते थे, अपनी घड़ी मिलाते रहते थे। बाद में तब फिर ये हुआ कि नहीं यार, अलग अलग टाइम जोन बनाया जाए और एक ऐसा बनाया जाए कि सबका सेंट्रल पॉइंट हो। तो शायद इटली में या कहाँ पे एक जगह है ग्रीनविच करके, वहां से टाइम हर जगह का नापा गया और उसको बोला गया क्या? यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम। वो यूनिवर्स, तो हर, जैसे इंडिया, अगर कहीं पे देखो अपने कैलेंडर में जाओ तो यहां तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारा टाइम है आईएसटी, वो यूटीसी से 5 घंटे क्या है, आगे है। इसलिए जहां आईएसटी टाइम लिखता होगा, देखो यहां हो गया, कहां गया, इसमें कहीं कुछ, या राइट क्लिक करो, वैसे देखोगे एक्सेसिबिलिटी में मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। तो तुम टाइम देख सकते हो। और ये मेरा, हम लोग को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग को उन्हीं का टाइम याद रखना पड़ता है भाई, क्योंकि वो लोग जब मीटिंग रखते हैं तो अपने टाइम भी देते हैं, तो ऐसे हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी ना। वो लोग अपने 6 बजे की बात कर रहे हैं
जब उनका 6 बजता है, अगर उनका दिन का मान लो 10 बजता है, तो हमारा यहाँ पे हमारा 7:30 बजता है शाम का, और उनके यहाँ सुबह का क्या बज रहा होता है, 10 बज रहा होता है। तो शुरू में जब आदमी नौकरी करता है तो ये झंझटें बहुत होती हैं, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है टाइम का। नहीं अदरवाइज मीटिंग है, तुम वहाँ पहुंचे ही नहीं, तुम अपना 10 बजे समझ रहे थे जबकि वो लोग अपने ये 10 बजे की बात कर रहे थे। ये चीज बड़ा ध्यान रखना, मीटिंग छूट जाएगी, दिक्कत होने लगती है जॉब में। ठीक है, तो ये कई टाइम जोन्स है, तो कई बार टाइम निकालने में भी हमें टाइम जोन की जरूरत पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी है, टाइम जोन भी कोई चीज है। और जो टाइम है, और टाइम में हमेशा जब भी वो बोलेंगे ना, इसीलिए वो लोग क्लाइंट बोलेगा मीटिंग है ना, तो वो ये बोलेगा, ऐसे बोलेगा वो 10 AM EST, 10 AM EST, तो हम समझ जाते हैं वो EST टाइम जोन की बात कर रहा है, ईस्टर्न टाइम जोन जो उनके यहाँ चल रहा है। तो हम लोग अगर कंफ्यूजन रहती है, शुरू में इतना याद नहीं रहता, इसलिए हम लोग गूगल पे ऐसे लिख देते हैं EST टाइम नाउ, बता देगा गूगल इस समय वहां सुबह 2:14 हो रहे हैं रात के। हाँ हो रहे हैं, 2:14 वहां हो रहा है, और यहाँ से जितना आगे है समझ लो कितना, यहाँ से कितना हो गया, ये 9 साढ़े 9 घंटे आगे हो। यहाँ कितना बज रहा है, 11:45 हो रहा है। इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है काम करने के टाइम पे, कि वही टाइम जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, IST बोल रहा है कि EST बोल रहा है कि PST, वो पेसिफिक टाइम जोन बोल रहा है, PTC बोल रहा है, या क्या बोल रहा है, वो लिखेगा साथ में मीटिंग में कि भैया टाइम किस टाइम जोन में ये मीटिंग है। ठीक है, और एक बात और, जब इतना जान ही रहा तो एक बात और जानो, एक और चीज चलती है, डे लाइट सेविंग। जैसे अभी कितना बज रहा है, अभी 9:30 घंटे, जैसे हम लोग का अंतर है, जैसे अभी अगर हम अपनी बात करें तो जब वो 10 बजे ज्वाइन करते हैं अपना ऑफिस, 10 बजे की हमारी मीटिंग होती है, तो मेरा शाम को कितने बज रहा होता है उस समय, 7:30, उनका सुबह का 10 और मेरा शाम का 7:30। लेकिन अभी तक चल रहा है ये। अभी जैसे नवंबर में थोड़ी ठंडियां सर्दियां और पड़ेंगी ना, टाइम वो लोग बदल देते हैं, पूरे देश का ही अपने वो टाइम बदल देते हैं, 1 घंटे टाइम क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। तब क्या होना शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता मालूम है, तब जब उनका 10 बजता है तब मेरा 8:30 बजे बजता। जैसे हम नौकरी करते हैं, जनरली मेरी टाइम की शिफ्ट है 12:30 से 9:30, लेकिन कब, अभी तक। लेकिन जब सर्दियां शुरू होंगी, यही है नवंबर में कोई डेट होती है, वहां से स्टार्ट होगा, और फरवरी तक 3-4 महीने के लिए टाइम 1 घंटे क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तब मेरी शिफ्ट हो जाएगी 1:30 से 10:30, क्योंकि उन लोगों के यहाँ ये सिस्टम है, अमेरिका में ये है कि कोई भी आदमी अगर काम करने जा रहा है तो दिन दिने जाए और दिन दिने लौट आए। तो वो लोग सर्दियों में वो होता है थोड़ा शाम जल्दी हो जाती है, इसलिए वो टाइम को 1 घंटा क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। पूरे अमेरिका में टाइम को क्या कर देंगे, 1 घंटे चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डे लाइट सेविंग। हम लोग को याद रखना पड़ता है ये बात भी कि यार डे लाइट सेविंग किस दिन स्टार्ट होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब डे लाइट सेविंग पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो किसी दिन 7:30 बजे वो मतलब 8:30 बजे मीटिंग होती है, हम 7:30 बजे ज्वाइन करके बैठते हैं, सोचते हैं कि 7:30 बजे मीटिंग, 1 घंटे टाइम को क्या करते हैं, खिसका देते हैं, हमारा 1 घंटा वो बदल जाता है। उसको वो लोग क्या बोलते हैं, डे लाइट सेविंग। अभी देखो नवंबर अक्टूबर नवंबर में, हाँ नवंबर में ही कोई डेट होती है, डालोगे मिलेगा, उसी डेट से वो लोग क्या करते हैं, पूरे अमेरिका का घड़ी क्या हो जाती है, सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जानते रहो डे लाइट सेविंग भी कोई चीज है, मतलब टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, यूरोप वालों का तो हमें नहीं ध्यान से, हमें यूरोप वाले आई थिंक नहीं करते इसको, डे लाइट सेविंग वाला कंसेप्ट जो है यूज करते हैं कौन से, जो अमेरिकन कंटिनेंट है वहीं पे ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, 1 घंटे टाइम क्या कर देते हैं ये लोग, हाँ मतलब चेंज कर पीछे कर देते हैं। मतलब ये रहता है कि आदमी सूर्य डूबने से पहले ही ऑफिस से क्या हो, घर लौट आए। ठीक है, पेज पे ब्रोकन लिंक कितने हैं कैसे वेरीफाई करोगे, पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा पेज पे लिंक कितने हैं, निकाल दोगे। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ये भी याद रखो, इसका कोड है एक स्पेशली, और ये तुम्हारे एपीआई से रिलेटेड थोड़ा सा कोड है। जानते हो क्या करेंगे, एक तो देखो ब्रोकन लिंक का क्या मतलब होता है, जैसे पेज पे लिंक्स है, सारे लिंक्स कैसे निकालोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज करके अगर भेज दो डबल स्लैश ए, तो सारे लिंक का लिस्ट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी,
सबके सारे लिंक का वेब एलिमेंट मिल जाएगा, फिर लूप लगा लो और हर याद करो हर लिंक के पास एक एट्रीब्यूट होता है href। नहीं याद आ रहा है? कहीं भी कोई लिंक होगा अगर एप्लीकेशन में, जैसे देखो, जैसे यहाँ कोई लिंक है, इस पे नहीं है, अगर लॉगिन पेज में अंदर जाओ, कोई भी लिंक होगा यार, दुनिया का कोई भी लिंक होगा, एक एट्रीब्यूट तो उसके पास होना फिक्स है। जैसे ये लिंक है या ये लिंक है ना, इंस्पेक्ट करो, href एट्रीब्यूट नहीं है, सब पे रहता है। यही तो बताता है कि आखिर लिंक पे क्लिक करोगे तो जाएगा कहाँ। href का मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस, मतलब यूआरएल होता है, वो यूआरएल होता है जहां लिंक पे क्लिक करने के बाद वो पहुंचता है। तो सबसे बेसिक चेक क्या है कि तुम क्या करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करो, इसके बाद क्या करो, अरे तुम और एक्स पाथ में भेजो /a, अपने आप सारे लिंक का क्या मिल जाएगा, तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी। एक एक करके क्या करो, वो जो लिस्ट डॉट गेट आई भेजो, एक एक करके वो मिलेंगे कि नहीं लिंक का वेब एलिमेंट। फिर डॉट गेट एट्रीब्यूट मेथड कॉल करो और एट्रीब्यूट का नाम भेजो क्या, href। एट्रीब्यूट का नाम भेजो क्या, href। और href भेजने के बाद फिर ये चेक करो कि href की वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है, अगर जिसकी ब्लैंक होगी मतलब उस लिंक पे दिया ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो वो लिंक क्या है, ब्रोकन है। लेकिन ये बेसिक चेक है। इसके बाद एक चेक और लगाते हैं, वो जानते हो क्या होता है, आगे बताएंगे। दो क्लासेस इसमें इस्तेमाल होती हैं। एक क्लास का नाम होता है, लिख दे रहे हैं, http रिक्वेस्ट और http रिस्पॉन्स। जानते हो क्या करते हैं, वो यूआरएल गेट एट्रीब्यूट करते हैं, href भेजते हैं तो यूआरएल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। फिर इसके बाद मेथड कॉल क्लास यूज करते हैं http रिक्वेस्ट, और उस http रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के फिर वही यूआरएल रिक्वेस्ट में भेजते हैं। फिर हमें मिलता है क्या ऑब्जेक्ट, किसका, रिस्पॉन्स का। और फिर वही चेक करते हैं, स्टेटस कोड पढ़ाया गया है ना, अगर 200 होता है तो मतलब लिंक काम कर रहा है, और अगर कुछ और होता है 200 नहीं होता है तो मतलब लिंक क्या है, ब्रोकन। ज्यादा नहीं, 6-7-8 लाइन का कोड है। चलो एक मेथड ही बना देंगे। और ये इंटरव्यू, हाँ ये याद रखना, ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू चेक broken links of all the broken links of any page। उनको उनको यही सुनना होता है तुम्हारे मुंह से बस, कि भाई फाइंड एलिमेंट्स करना, लिस्ट निकालना, href निकालना, और 2 वर्ड ये सुनना चाहते हैं, http रिक्वेस्ट और http रिस्पॉन्स। या तो http रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के जो उसका लिंक का href आया है उसी को हम वहाँ पे सेंड करेंगे तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स में आएगा क्या, फिर रिस्पॉन्स जो मिलेगा डॉट गेट स्टेटस कोड निकालेंगे। अगर स्टेटस कोड क्या है, 200 है तो लिंक क्या है, वर्किंग है, और अगर 200 नहीं है तो लिंक वर्किंग नहीं। तो 6-7-8 लाइन का। वैसे ये कोड बड़ा फेमस, बड़ा पॉपुलर कोड है, नेट पे डालो, हाउ टू चेक ब्रोकन लिंक्स, इतना ही लिख दोगे इन सेलेनियम जावा, तो लगभग हर साइट तुमको कम से कम 10 साइट देंगी ये इस सवाल का जवाब, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये सवाल कि हाउ टू चेक ब्रोकन लिंक्स ऑफ एनी पेज। ब्रोकन लिंक का मतलब ऐसे लिंक जिन पे क्लिक करो कहीं पहुंच नहीं रहे, मतलब क्या है, वो ब्रोकन। अदरवाइज लिंक, तो देखो सोचो, नाम क्या है, लिंक। नाम इसका लिंक क्यों है, इस पेज को उस पेज से जोड़ रहा है ना, लिंक पे क्लिक करो तो कहीं पहुंच जाते हो ना। ब्रोकन का मतलब क्लिक करोगे और जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचोगे नहीं, उसी को बोलते हैं क्या, ब्रोकन लिंक। जैसे ये लिंक की बात करें, ये ब्रोकन नहीं है, क्लिक कर रहे हैं क्या हो रहा है, सेल्स वाले पेज पे जा रहा है ना। अगर हम इसी को क्लिक करते और पेज नॉट फाउंड आ जाता, 404 जिसे बोलते हैं, पेज नॉट फाउंड 404 आ जाता, तब वो कहते कि यही लिंक क्या है, ब्रोकन है, कि इसे क्लिक करो भैया कहीं पहुंचा नहीं रहा, कह रहा है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, चलो इसका हम एक मेथड ही बना दें।